हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी स्टूडेंट्स का बालाजी लर्निंग कोचिंग के इस नए वीडियो में। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम क्लास 12 की फिजिक्स के अंतर्गत स्टार्ट करने जा रहे हैं 150 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला को। इसका कारण ये है कि मैंने आप लोगों से अभी 2 दिन पहले 2 क्वेश्चनों को पूछा जो कि बहुविकल्पी प्रश्न थे और आप लोगों को उसमें वोट करना था कि कौन सा आंसर सही है। तो हमने देखा काफ़ी स्टूडेंट्स ने गलत जो है आंसर बताया है, तो इससे मुझे ये पता चला कि आप लोगों का जो बहुविकल्पी पोर्शन है वो कमज़ोर है। इस वजह से आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 150 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला को, जो कि आपको 10 वीडियो में प्रोवाइड की जाएगी और वीडियो आपके ज़्यादा लॉन्ग नहीं होंगी। हर वीडियो में आप लोगों को 15 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न बताए जाएंगे विद सॉल्यूशन। ठीक है, तो आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम के 6 नंबर क्लियर हो जाएंगे। चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, टाइम को लॉस नहीं करते हैं। प्रत्येक प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लिख कर आएगा। तो पहला प्रश्न आज का देख सकते हो आपकी स्क्रीन पर लिखकर आ रहा है। पहले प्रश्न में बोला जा रहा है कि वैद्युतशीलता, जिसको हम एप्सिलॉन नॉट से प्रदर्शित करते हैं, का एसआई मात्रक क्या है। आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, वहां पर टिक करना है, लेकिन आपको एप्सिलॉन नॉट का मात्रक निकालना पता होना चाहिए। ठीक है, और एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हर बहुविकल्पी प्रश्न के साथ मैं प्रयास करूंगा कि आप लोगों को 1-2 बातें और भी बताऊं। ठीक है, जिससे आप लोगों का नॉलेज जो है थोड़ा सा इंक्रीज हो। तो यहाँ पर पूछा है कि एप्सिलॉन नॉट जो जिसको हम वैद्युतशीलता बोलते हैं, ठीक है, वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट, इसका मात्रक क्या है। तो आप सभी लोगों ने देखिए पढ़ा है, क्या पढ़ा है, कूलाम का नियम F=1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 और Q2 अपान में R²। अगर यहाँ से इस एप्सिलॉन नॉट को इधर ले आए तो एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा 1/4πf और ये हो जाएगा Q1 Q2 अपान में R²। तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक देखिए क्या हो जाएगा 1/4π। ये आपकी एक विमाहीन राशि है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। देखिए Q1 Q2 दोनों आवेश हैं, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, तो कूलाम का गुणा करेंगे तो हो जाएगा कूलाम स्क्वायर। अपान में बल का मात्रक होता है न्यूटन और R है दूरी का मात्रक होता है मीटर, यहाँ पर R² तो मीटर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक हो जाएगा वो कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा, यानी पहला विकल्प है वो सही हो जाएगा। दूसरी बात यहाँ पर जान लीजिए कि एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है। तो एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 × 10⁻⁻12। कितना होता है, -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी आपसे जो है पूछा जा सकता है कि एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, तो इतना होता है। तो पहला क्वेश्चन आप सभी को क्लियर हो गया होगा। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लिख कर आ रहा है। देखिए दूसरे प्रश्न में बोला जा रहा है कि 8 कूलाम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। दूसरे क्वेश्चन में आपसे ये बोला गया है कि जो Q की वैल्यू है वो आपकी 8 कूलाम है। तो आप ये बताइए कि जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 8 कूलाम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। आप सभी को पता है कि यदि किसी चालक पर ऋण आवेश उपस्थित होता है तो इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। ठीक है, आपको ये बताना है कि उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है या जो अधिकता है वो कितनी है, यानी आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताना है। आप सभी को सूत्र पता है, Q बराबर कितना होता है, Ne होता है, जहाँ पर E होता है 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आप N की वैल्यू निकालोगे तो आपका हो जाएगा Q अपान में E। N = Q। Q की वैल्यू कितनी है 8 है कूलाम, और E की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19। सभी को पता है। इस पॉइंट को हटाओगे यहाँ पर एक 0 बढ़ जाएगा, 16 कम 16 16 पंचे 80, यानी N = आपका हो जाएगा 5 × 10⁻, ये -19 ऊपर जाएगा तो ये आपका +19 हो जाएगा। ठीक है, तो इतने इलेक्ट्रॉन होंगे। अब इसमें आपको 4 विकल्प दिए गए थे। पहला विकल्प दिया गया था 5 × 10⁻19, तो यही विकल्प आपका सही हो जाएगा, बाकी विकल्प आपके गलत हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप लोगों ने दूसरे बहुविकल्पी प्रश्न को भी तैयार कर लिया। चलिए तीसरे बहुविकल्पी प्रश्न को देखते हैं। तीसरे बहुविकल्पी प्रश्न में पूछा जा रहा है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन आया है और आप देख सकते हो कि प्रश्न में आपके सामने लिखा हुआ है कि ये प्रश्न आपके सामने कितनी बार पूछा गया है। ठीक है, तो इससे अंदाजा लगा सकते हो कि ये जितने भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए सिलेक्ट किए जा रहे हैं ये सारे आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप सभी लोगों को पता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = कितनी होती है, E = होती है F अपान में Q0, जहाँ Q0 होता है परीक्षण आवेश। यानी यहाँ पर अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक निकालें तो बल का मात्रक होता है न्यूटन और
आवेश का मात्रक होता है कूलाम, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। और भी इसके कई मात्रक हो सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर इन्होंने 4 जो है विकल्प दिए, कूलाम प्रति न्यूटन, जूल प्रति न्यूटन, न्यूटन प्रति कूलाम और न्यूटन प्रति मीटर। तो न्यूटन प्रति कूलाम मिल रहा है जो कि आपने यहाँ पर फाइंड किया है, तो आप जो है तीसरे विकल्प को आप टिक कर देंगे यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से E बराबर F अपान Q पढ़ा है और F का मात्रक होता है न्यूटन, Q का मात्रक कूलाम। इस प्रकार वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आप देख सकते हो कि निम्न में से कौन सा वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है, ठीक है, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक कौन सा नहीं। यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। देखिए इसी क्वेश्चन को घुमा दिया गया यहाँ पर, ये हमारा जो क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर आपका 4 होगा। तो पहला मात्रक दिया गया न्यूटन प्रति कूलाम, जो कि आपने निकाला वो तो है ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। दूसरा दिया गया वोल्ट मीटर, ये जो वोल्ट प्रति मीटर दिया गया है वो कहाँ से दिया गया है। देखिए आपने विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध पढ़ा है। क्या पढ़ा है कि E बराबर आपका होता है डेल V अपान में डेल X, जहाँ ये जो होती है वो दूरी होती है। तो देखिए विभव का मात्रक वोल्ट होता है और दूरी का मात्रक मीटर होता है, तो वोल्ट प्रति मीटर भी जो होता है वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। तो दूसरा भी जो विकल्प है वो आपका जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। अब इसमें आपको बताना कि कौन सा मात्रक नहीं है। फिर तीसरा है जूल प्रति कूलाम। आपने वैद्युत विभव पढ़ा है, वैद्युत विभव V बराबर होता है W अपान में Q, जहाँ पर W का मात्रक होता है जूल और आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो जूल प्रति कूलाम जो मात्रक होता है वो वैद्युत विभव का होता है, तो ये वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं हो सकता है, इसलिए ये ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा, यानी ये वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। और अगला दिया गया जूल प्रति कूलाम प्रति मीटर, वो आपका वैद्युत क्षेत्र का मात्रक है, आप फाइंड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये आपका विभव का मात्रक पड़ा है, तो इसलिए इसी ऑप्शन को हम टिक कर देंगे कि ये आपका वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन नंबर हमारा होगा 5। विद्युत फ्लक्स का मात्रक है। विद्युत फ्लक्स को हम फाई से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू होता है आपका E इंटू डी ए। कितना होता है, E इंटू ए या E इंटू डी ए। अल्प वैद्युत फ्लक्स निकालते हैं तो डी ए हो जाता है। तो इन्होंने 4 विकल्प दिए। पहला दिया है न्यूटन प्रति कूलाम, ये तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है, इसमें तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। और वोल्ट मीटर बोला है और बोला वोल्ट प्रति मीटर, तो वोल्ट प्रति मीटर भी नहीं होगा क्योंकि वो भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ही मात्रक है। और चौथे ऑप्शन में दिया है न्यूटन मीटर प्रति कूलाम, तो यानी दूसरा और चौथे विकल्प में हम ये पता लगाएंगे कि कौन सा विकल्प हमारा सही है, क्योंकि 2 विकल्प तो आपके हो ही नहीं सकते, वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मात्रक हैं। आपको वैद्युत फ्लक्स का पूछा गया तो आप निकालिए। देखिए यहाँ पर वैद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू E इंटू ए होता है, और अगर E का मात्रक देखें यहाँ पर तो E का मात्रक हम लिख सकते हैं वोल्ट प्रति मीटर। क्या लिख सकते हैं भाई, वोल्ट प्रति मीटर, तो यहाँ पर लिख देंगे वोल्ट प्रति मीटर। और जो A है, A का मतलब एरिया यानी क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है भाई, मीटर स्क्वायर होता है। तो 1 मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा तो वोल्ट मीटर मिल जाएगा। तो वोल्ट मीटर जो होता है वो आपका वैद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। तो ये क्वेश्चन भी आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन नंबर 5। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है कि किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निम्न में से R स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती होगी। आपको 4 विकल्प दिए गए। पहला दिया गया बिंदु आवेश, दूसरा दिया गया वैद्युत द्विध्रुव, तीसरा दिया गया आवेश की अनंत समतल चादर और चौथा दिया गया रेखीय आवेशित तार। आपने इन चारों निगमनों को सीखा है। अब यहाँ पर वैसे तो जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है, अनुक्रमानुपाती नहीं होती, तो ये चीज़ इन्होंने यहाँ पर गलत लिखी है। आपने बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता निकाली थी वो निकाली थी E इक्वल टू 1/4 पाई आप सालेन नॉट Q अपान R स्क्वायर। इसका मतलब जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती थी, ठीक है। तो यहाँ पर दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो पहला जो है विकल्प आपका सही हो जाएगा। दूसरे विकल्प में वैद्युत द्विध्रुव दिया गया, तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी और निरक्षित में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली है। वहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई है आपने देखा, तो E वहाँ पर जो है दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती है, अच्छी निरक्षी आप देख सकते हो। और तीसरा दिया आवेश की अनंत समतल चादर, और चौथा दिया गया रेखीय आवेशित तार। इसमें जो है दूरी के वर्ग ना और ना ही क्यूब, केवल दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है, आपने देखा है डेरिवेशन में। तो बिंदु आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। तो पहला ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में यही बोला जा रहा है कि किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निम्न में से R स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती है, ठीक है। तो अनुक्रमानुपाती के स्थान पर आप मान के चलिए व्युत्क्रमानुपाती, क्योंकि यहाँ पर गलत छपा हुआ है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर देखिए। बोला जा रहा है कि वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E तथा वेक्टर P आगुण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म
बल आघूर्ण है, आपने पढ़ा है कि बल आघूर्ण टाउ बराबर आप सभी लोगों ने पढ़ा है कितना होता है, पी ई साइन थीटा, आप सभी लोगों ने निकाला भी है, टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। तो इन्होंने ये बताया है, इन्होंने यहाँ पर क्या बताया है कि वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई और वेक्टर पी आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला जो बल आघूर्ण होता है वो कितना होता है। आप सभी को पता है कि जब हम दो सदिश राशियों का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो उन सदिश राशियों के परिमाण और उनके बीच बनी ज्या के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि दो सदिश राशियों का परिमाण और उनके बीच जो ज्या है उसका गुणनफल दिया गया है। इसका मतलब वेक्टर p और वेक्टर e का क्रॉस प्रोडक्ट किया गया है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है वेक्टर p क्रॉस वेक्टर e, क्योंकि दो सदिश राशियों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो उनके परिमाण और उनकी ज्या के गुणनफल के बराबर होता है। तो हम इस टाउ बराबर पी ई साइन थीटा के सूत्र को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर चार विकल्प दिए गए हैं, आपको दिया गया वेक्टर p डॉट वेक्टर e, तो ये तो आपका कतई नहीं होगा क्योंकि वेक्टर p डॉट वेक्टर e जो होगा वो पी ई कॉस थीटा के बराबर होगा। दो सदिशों का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो उनके बीच बनी कोज्या और परिमाण के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ डॉट प्रोडक्ट तो बिल्कुल नहीं होगा। वेक्टर p क्रॉस वेक्टर e ये आपका सही है, शून्य भी नहीं होगा। वेक्टर e क्रॉस वेक्टर p भी आपका नहीं होगा क्योंकि सूत्र आपने पढ़ा है कि पी ई साइन थीटा। अगर क्रॉस प्रोडक्ट में हम इसको इधर ले आएंगे, इसको इधर लेकर चले जाएंगे, यानी आगे पीछे कर देंगे तो चिन्ह हमारा माइनस लग जाएगा। तो हमारा जो विकल्प होगा वो वेक्टर p क्रॉस वेक्टर e ही होगा। ठीक है, तो आप ऑप्शन नंबर 2 को जो है टिक कर दीजिएगा। तो ये क्वेश्चन आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन नंबर आपका 7 था, अच्छे तरीके से समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर लेकर आ रहा है, लिखा ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में जो है पूछा गया है 2019 में। आप देख लीजिए कि 0 केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक है। चार विकल्प दिए गए हैं, पहला दिया गया है चालक, दूसरा दिया गया प्रतिरोधक, तीसरा दिया गया शक्ति स्रोत और चौथा दिया गया विद्युत रोधी। तो 0 केल्विन ताप पर जो शुद्ध अर्धचालक है वो आपका विद्युत रोधी है, तो आप चौथे ऑप्शन को टिक कर दोगे। इस तरीके से आप लोगों ने 8 बहुविकल्पी प्रश्नों को तैयार कर लिया। अब चलिए आगे के बहुविकल्पी प्रश्नों को हम देखते हैं। तो अब हमारी इस क्लास का क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर लिखकर आ रहा है, ध्यान से देख सकते हो। क्वेश्चन में बोला गया कि वैद्युत विभव का मात्रक है। ये प्रश्न भी आपके बोर्ड एग्जाम 2011, 2014 और 2020 में पूछा गया है, भी जल्दी पूछा गया है पिछले साल। तो वैद्युत विभव का मात्रक सभी लोग जानते हो कि वैद्युत विभव V = आपका होता है W/Q। ठीक है, यहाँ से इसका मात्रक निकालेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें, जूल प्रति कूलाम, क्योंकि कार्य का मात्रक जूल होता है और आवेश का मात्रक कूलाम होता है। तो जो वैद्युत विभव का मात्रक होगा जूल प्रति कूलाम, मैंने भी आपको बताया। ठीक है, तो ये भी आपको पता हो गया अच्छी तरीके से। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 10 होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में ये बोला जा रहा है, 2017 में ये प्रश्न आया है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण केंद्र से r दूरी पर अक्ष में स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं वैद्युत विभव क्रमशः E व V है, तब E तथा V में संबंध क्या होगा। आपको चार जो है संबंध दिए गए हैं विकल्प के तौर पर। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको तुक्का नहीं लगाना है, आपको देखिए फार्मूला याद होना चाहिए। आपने निगमन किया है, अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक भी निकाला है और वैद्युत विभव का भी व्यंजक निकाला है। तो अच्छी स्थिति में जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकाला था तो E आपको मिला था 1/4πε0 2p/r³। ये अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक था। और अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव का व्यंजक आपने निकाला है 1/4πε0 कितना, p/r² उल्ट। इसको आप समीकरण 2 मान लीजिए। अगर आप समीकरण 1 को 2 से भाग कर दो तो ये आपका हो जाएगा E/V, और ये 1/4πε0 से 1/4πε0 कैंसिल हो जाएगा। ये P से आपका P कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा 2/, देखिए ये r³ से r² कैंसिल होगा तो 2/r बचेगा, और इसके अपान में 1 बचेगा क्योंकि नीचे सब कैंसिल हो गया। तो आप देखिए इसको ले सकते हो E/V = देखिए ये आपका हो जाएगा 2/r, यानी यहाँ से अगर E हम निकाले तो ये आपका हो जाएगा 2V/r। अब हम विकल्प देखेंगे तो हमको विकल्प यहाँ 4 दिए गए। पहला दिया गया है E = V/r, तो वो तो आपका होगा ही नहीं। ठीक है, 2 वाला हो सकता है जिसमें 2 होगा। तो दूसरा विकल्प दिया गया E = V/2r, E = दिया गया V/2r, ये भी नहीं होगा। E = 2V/r, यानी तीसरा विकल्प जो है वो हमें मिल रहा है। तो तीसरा विकल्प जो होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो इस तरीके से आप लोगों ने इस क्वेश्चन को भी अच्छी तरीके से समझ लिया। ये क्वेश्चन नंबर 10 था हमारा बहुविकल्पी। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर लिखकर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए, वायु में 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे प्रत्येक 1 माइक्रो कूलाम के 2 धनात्मक बिंदु आवेश के निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा क्या होगी।
यहाँ पर उन्होंने बोला है कि जो दूरी है यानी आर की वैल्यू जो है वो 1 सेंटीमीटर है। कितनी है? 1 सेंटीमीटर है। इसका मतलब 1 × 10⁻² मीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10⁻² मीटर। और इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि प्रत्येक पर 1 माइक्रो कूलाम के 2 धनात्मक बिंदु आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा ज्ञात कीजिए। यानी जो Q1 की वैल्यू आपको दी गई है वो आपको दी गई है, कितनी दी गई? 1 माइक्रो कूलाम। 1 माइक्रो का मतलब 10⁻6 कूलाम। और जो दूसरे आवेश की वैल्यू दी गई है यानी Q2 की वो भी दी गई है 1 × 10⁻6 कूलाम। ठीक है, तो आपको क्या करना है? आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। आपको क्या ज्ञात करना है? आपको ज्ञात करना है कि निकाय की जो वैद्युत स्थिति ऊर्जा वो क्या होगी। आपने पढ़ा वैद्युत स्थिति ऊर्जा U = होता है 1/4πε0 Q1 Q2 है ना। Q1 Q2 अपान में कितना होता है? R। तो 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ और Q1 की वैल्यू है 10⁻6 और Q2 की वैल्यू है 10⁻6। अपान में आ जाइए R। R की वैल्यू कितनी दी गई? 10⁻2। इसको सॉल्व करोगे U = आपको मिल जाएगा 9 × 10⁻, यहाँ पर -6 -6 -12 और -12 से ये आपका हो जाएगा तो 10⁻, कितना बचेगा? -3 और 10⁻2 ऊपर जाएगा तो 10⁻2 हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा, सॉरी। ठीक है, अब आधार सेम है, -3 और प्लस कर दो, यह हो जाएगा 9 × 10⁻1। इसका मतलब 9 और 10⁻1 नीचे जाएगा 10⁻+1 हो जाएगा। जब 9 को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो U = में मिल जाएगा 0.9 जूल ऊर्जा है, तो जूल में मिलेगा। तो ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पर ऑप्शन आपको 4 दिए गए। पहला दिया गया है 0.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और दूसरा ऑप्शन दिया गया है 0.9 जूल और तीसरा ऑप्शन दिया गया है 1 जूल और चौथा ऑप्शन दिया गया है 9 जूल। तो दूसरा जो विकल्प है वो आपको मिल रहा है, तो दूसरे विकल्प को आप यहाँ पर टिक कर दोगे। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 11 को भी अच्छे तरीके से समझ लिया होगा कि कैसे ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं कि निम्नलिखित में से धारिता का मात्रक कौन सा है। पहला ऑप्शन कूलाम, दूसरा एम्पियर, तीसरा वोल्ट और चौथा कूलाम प्रति वोल्ट। आप लोगों ने पढ़ा है धारिता की परिभाषा, क्या पढ़ा है? C बराबर होता है Q/V। यहाँ से इसका मात्रक निकालोगे Q का मात्रक क्या होता है भाई? कूलाम है ना, और V का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। तो कूलाम प्रति वोल्ट मात्रक हो जाएगा किसका? धारिता का मात्रक। धारिता का एक और मात्रक होता है जिसको हम बोलते हैं फैरेड। ठीक है, माइक्रोफैरेड, पिकोफैरेड, ये सब जो होते हैं ये आपके धारिता के मात्रक होते हैं। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में ये पूछा जा रहा है कि वायु में रखे 2 धनावेशों के मध्य परावैद्युत पदार्थ रख देने पर इनके बीच प्रतिकर्षण बल का मान ऑप्शन नंबर 1 बढ़ जाएगा, घट जाएगा, वही रहेगा, शून्य रहेगा। तो मैं आपको एक बात बता दूं, संधारित्र की प्लेटों के बीच जब कोई परावैद्युत पदार्थ रखते हैं तो संधारित्र की धारिता भैया बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने पूछा कि वायु में रखे 2 धनावेशों के मध्य परावैद्युत पदार्थ, तो वायु में रखे 2 धनावेशों के बीच जब हम कोई परावैद्युत पदार्थ रख देते हैं तो इनके बीच जो प्रतिकर्षण बल का मान है वो आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इनके बीच जो प्रतिकर्षण बल का मान है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, घट जाएगा, वही रहेगा, शून्य रहेगा। तो इनके बीच प्रतिकर्षण बल का मान क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो आपको ये ऑप्शन नंबर कौन सा टिक करना है? ऑप्शन नंबर 2 जो है टिक कर देना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो होगा वो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 में ये बोला जा रहा है कि 100 माइक्रोफैरेड धारिता वाले संधारित्र को 10 वोल्ट तक आवेशित करने पर उसमें संचित ऊर्जा होगी। तो यहाँ पर दिया गया है 100 माइक्रोफैरेड धारिता, यानी यहाँ पर अब आपको C की वैल्यू दी गई है। चलिए इधर देख लेते हैं। ठीक है, देखिए जो बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं वो भी एक तरीके से न्यूमेरिकल ही होते हैं। तो यहाँ पर धारिता की वैल्यू दी गई 100 माइक्रोफैरेड, तो यहाँ पर लिखेंगे 100 और माइक्रो का मतलब 10⁻6 और ये आपका हो जाएगा फैरेड। और उन्होंने बोला 100 माइक्रोफैरेड धारिता वाले संधारित्र को 10 वोल्ट तक आवेशित करने पर, यानी विभव आपको दिया गया है 10 वोल्ट, 10 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है। तो आप बताइए कि जो संचित स्थितिज ऊर्जा होगी वो कितनी होगी। तो आपने पढ़ा U = ½ CV², ये आप सभी लोगों ने सूत्र पढ़ा है। ठीक है, तो ½ CV² में हम वैल्यू पुट करेंगे तो U = आपका हो जाएगा 1/2 C की वैल्यू कितनी है? 100 × 10⁻6, या इसको आप 10⁻4 भी सीधा सीधा लिख सकते हो क्योंकि 100 का मतलब 10⁻2 होता है। और गुणे V की वैल्यू आपको 10 दी गई है, यहाँ पर V² है, 10 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 100, यानी U = देखिए 2 से 100 को काटेंगे हो जाएगा 50। इसको लिख सकते हो 50 × 10⁻, इस 100 को लिखोगे 10⁻2 और 10⁻2 से -6 जाएगा तो -4 बचेगा, या इसको आप लिख सकते हो U = 5.0 × 10⁻, कितना लिख सकते हो? देखिए
इसको लिख सकते हो -3, ऐसा लिखा जा सकता है, क्योंकि 50 का मतलब 5 गुणे 10, 10 की पावर 1 से आपका 10 की पावर -4 जाएगा, 10 की घात -3 बचेगा। तो जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो 5 गुणे 10 की घात -3 जूल होगी, क्योंकि ऊर्जा है। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन आपको 4 दिए गए हैं। पहला ऑप्शन आपको दिया गया है 5.0 गुणे 10 की घात -3, जो कि आपका यही आया है, तो इसी आप ऑप्शन को टिक कर दोगे। इस तरीके से चलिए अब देख लेते हैं इस क्लास के लास्ट क्वेश्चन को। तो लास्ट क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए सेलेक्ट किया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में परिवर्तित कीजिए। आपको 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में परिवर्तित करना है, कितना मिलेगा? ध्यान से देखिएगा, 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको हम जूल में परिवर्तित करेंगे तो कितना हमें मिलेगा? देखिए, एक मिलियन का मतलब 10 की घात 6 होता है। 1 मिलियन का मतलब 10 की घात 6। एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम होता है, और इनटू में वी का मतलब 1 वोल्ट। ठीक है, तो कूलाम वोल्ट जो होता है वो जूल का मात्रक होता है। आप सभी को पता है कैसे होता है, आपने पढ़ा है, V = होता है W/Q। यहाँ से अगर आप देखो तो कूलाम और वोल्ट इसका जब गुणन करोगे तो W के बराबर होगा, और W का मात्रक जूल होता है। यानी हम कूलाम और वोल्ट के गुणन फल के स्थान पर क्या लिख सकते हैं? जूल लिख सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 1.6 गुणे 10 की घात -19 से आपका 6 जाएगा, -13 बचेगा, और कूलाम वोल्ट के स्थान पर लिख सकते हैं जूल। तो 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो 1.6 गुणे 10 की घात -13 जूल के बराबर होता है। ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था, इसलिए मैंने इसको भी सॉल्व करा दिया। तो आई होप आप सभी लोगों को ये आज की महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों वाली जो क्लास थी वो अच्छी लगी होगी, और मैं आशा करता हूँ कि इसी तरीके से मैं आगे की जो क्लासें आपको प्रोवाइड करूँगा आप उनको जरूर देखोगे और अपने बोर्ड एग्जाम का बेस्ट प्रिपरेशन करोगे। ठीक है, चलिए फिर आपको मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।